गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहली क्लास हम देखे थे, उसमें देखे थे ओपन सर्किट के बारे में, है ना। ओपन सर्किट की कंडीशन में 3 कंडीशन बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, करंट का मान क्या होता है, ठीक है, वोल्टमीटर का वोल्टेज सोर्स जो होता है किसके बराबर रीडिंग देता है, ये सारी चीजें हम उसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको नई नई क्लासों को ज्वाइन करना है, नई नई वीडियो को देखना है, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आपको हमेशा उसमें जो भी नई नई वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेगी। ठीक है, और जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उनके ऐप के माध्यम से उनको तो पढ़ाया जा ही रहा है, सारी वीडियो आप में ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको उसमें से डेली क्लास लगाना है, डेली क्लास के माध्यम से नोट्स तैयार करना है, सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिक रूप से करना है। ठीक है, बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट की। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता क्या है, तो आप लोगों ने ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, सभी लोग पढ़ के ही आए हैं कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट होता क्या है, समझ में आ रहा है। तो ओपन सर्किट हम पहले देख चुके हैं, और शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट की यदि कंडीशन की बात करें तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होगा कि जहां भी कहीं दो कंडक्टर कैसे होंगे या कंडक्टरों को किसी तीसरे कंडक्टर के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, शॉर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं को क्या होता है किसी चालकता द्वारा किसी परिपथ के दो पॉइंट, सपोज मान लो ए एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट ए हो गया। ठीक है, किसी परिपथ का किसी सर्किट के दो पॉइंट को किसी चालक द्वारा, चाहे आप तार ले लो या लोहे की रॉड ले लो या कोई भी चीजें हो, किसी भी चालक द्वारा आपस में टकरा देना ही, दोनों पॉइंट को टकरा देने क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि परिपथ के किसी भी दो बिंदुओं को किसी चालक तार के द्वारा, है ना, जोड़ देना ही क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होती है ये देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट कब एकदम डेंजर होता है, समझ में आ रहा है ना, कब थोड़ा सा लाइटली होता है। तो ये चीज़ डिपेंड करेगा आपके वोल्टेज सोर्स पे और आपके शॉर्ट सर्किट की पोजीशन पे कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है किस बिंदु पे हुआ। क्लियर है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक अपने पास एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है ना, ये मान लो 100 वोल्ट की यहाँ पे क्या कर रहे हैं वोल्टेज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने 100 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई किए तो उस कंडीशन में देखिए अगर शॉर्ट सर्किट की पोजीशन ए और बी बिंदु पे है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की पोजीशन क्या है, ए और बी बिंदुओं पर है, तो उस कंडीशन में करंट का मान कितना होगा। ठीक है, करंट का मान कितना होगा, तो हमेशा एक वर्ड आता है, एक होता है वर्ड आता है, इससे बोला जाता है DEAD, डेड शॉर्ट सर्किट। ये पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, डेड शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो डेड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन की यदि बात करें तो जो डेड शॉर्ट सर्किट होता है वो होता है कि यदि जो वोल्टेज सोर्स होता है, जो भी आपका सोर्स होगा, सोर्स के पास होने वाला शॉर्ट सर्किट डेड शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्लियर है, सर्किट जो होगा वोल्टेज सोर्स के पास होने वाला शॉर्ट सर्किट डेड शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो कैसे डेड शॉर्ट सर्किट कहलाएगा देखते हैं हम। तो इसकी यदि कंडीशन की बात करें तो यदि यहाँ से अगर हम बात करते हैं करंट की, ठीक है, तो करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू किसके होता है, I इज इक्वल टू किसके होता है V अपॉन R के। ठीक है, I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है V अपॉन R के। यदि फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो करंट की वैल्यू निकालते हैं, I इज इक्वल टू वोल्टेज का मान V है और रेजिस्टेंस कितने लगे हैं, देखो R1 R2 R3, रेजिस्टेंस कितने हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन की बात करें, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे I इज इक्वल टू किसको होगा V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, यदि I का मान निकालते हैं, वोल्टेज तो भी अपनी जगह रहेगा, सपोज ये क्या हो गया R3 क्या हो गया शॉर्ट हो गया। ठीक है, R3 क्या हो गया शॉर्ट हो गया, तो अब क्या बचा R1 और R2, R1 प्लस R2। ठीक है, फिर बात करते हैं यदि ए बी पोजीशन में, ए बी की जगह में, ये कहाँ पे था ए बी की जगह में। अब यदि बात करते हैं थर्ड पोजीशन की सी और डी की जगह में, ठीक है, सी और डी की पोजीशन में, तो यहाँ पे जो है R1 और R2 ये भी बाहर हो गए, तो यहाँ पे करंट का मान किसका हो जाएगा I, और रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया 0। रेजिस्टेंस किस कंडीशन में क्या हो गया 0, तो रेजिस्टेंस का मान जब 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी वोल्टेज है,
ठीक है, तब रेजिस्टेंस का मान यहाँ 0 हो गया तो 0 में V का भाग V वोल्ट में भाग देंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो सर्किट की जो करंट होगी कैसे हो जाएगी, 0। तो अब इस चीज़ों से यहाँ से क्या सीखने मिल रहा है हमको, ये चीज़ देखना है। ठीक है, चीज़ समझाने का मतलब क्या था कि जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में देखो लास्ट कंडीशन की बात करें तो यहाँ रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, 0। तो डेड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में, डेड शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा तो वोल्टेज में जब रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा तो 0 का भाग देंगे तो इस कंडीशन में जो इसकी करंट होगी, करंट कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। करंट कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा। जब करंट का मान कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जब करंट का मान हो जाएगा और उस कंडीशन में यदि किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में सारे के सारे उपकरण कैसे हो जाएंगे, जल जाएंगे। या आपका हाथ यदि उस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स के समीप में यदि आपका हाथ वहां कनेक्ट हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, डेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज बोला गया है कि जो डेड शॉर्ट सर्किट का रीजन क्या होता है कि वहां पे इसका नाम डेड क्यों दिया गया है, डेड शॉर्ट सर्किट कहाँ होता है। तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स के समीप होने वाला शॉर्ट सर्किट डेड शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्लियर है। तो उस कंडीशन में यदि पूछा जाए डेड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में करंट का मान कितना होता है तो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मान बोला जाए 0 हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना है, जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, 0। करंट का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपको ये चीज याद रखना है। क्लियर है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखो, यदि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, क्या इसमें ऐसा लिख सकते हो, चालक तार द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए, तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, डेड शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक शॉर्ट सर्किट माना जाता है। डेड शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक शॉर्ट सर्किट माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को नोट कर लो उसके जस्ट नीचे। तीनों ही कंडीशन को नोट करना है। ठीक है, ठीक। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इसका पॉइंट लिखिए। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का प्रतिरोध 0 ओम होता है। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का प्रतिरोध 0 ओम होता है। नेक्स्ट लिखिए, शॉर्ट सर्किट के समय
परिपथ में बहने वाली करंट का मान बहुत ज्यादा, कोष्टक में लिख लीजिए इनफिनिट या अनंत होता है। नेक्स्ट लिखिए, शॉर्ट सर्किट में बिंदुओं के मध्य वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना हो जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? देखिए V इक्वल टू किसको होता है? IR के। V इक्वल टू किसको होता है? IR के। तो जब वोल्टेज का मान V इक्वल टू IR के है तो यहाँ से मान रखते हैं करंट का मान I है और रेजिस्टेंस का मान मैंने क्या बोला है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है IR का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, 0 वोल्ट के। तो यही बोला जाता है कि आपका शॉर्ट सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा कितना होता है? 0 हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपके वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट करना है और कुछ एक टिप करके लिखो। ठीक है, तो टिप में लिखो कि समांतर सर्किट में ऐसा कहा जा सकता है या ऐसा कह सकते हैं कि समांतर सर्किट में, समांतर परिपथ में ऐसा कह सकते हैं कि परिपथ के कहीं भी दो बिंदु पर शॉर्ट सर्किट होने पर, परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं पर शॉर्ट सर्किट होने पर डेड शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन सीरीज सर्किट में वोल्टेज सोर्स के सम्मुख कहीं भी वोल्टेज सोर्स के सम्मुख कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने पर डेड शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। डेड शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी थे दोनों पॉइंट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, हमको समझने की दृष्टि से भी बहुत आईएमपी है ये,
है ना, इसी के द्वारा हमें प्राप्त होता है, पता चलता है कि भाई कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे शॉर्ट है, कहाँ वोल्टेज का मान जीरो होगा, कहाँ इन्फिनिट होगा, करंट का मान कहाँ इन्फिनिट होगा, कहाँ जीरो होगा। ये सारी चीज़ें हमको इन सर्किट के माध्यम से समझ में आती है। क्लियर है? तो आपको कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सारा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ाई करना है। ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, जब आईटीआई किए होंगे तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा, एक बॉक्स नुमा आपने देखा होगा, बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंतर्गत आपका ये ब्रिज तैयार होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसमें अलग से डीसी सोर्स की व्यवस्था होती है, समझ में आ रहा है। इसको डीसी से अपन क्या कर सकते हैं, चलाते हैं, डीसी एसी दोनों चला सकते हैं, लेकिन डीसी से चला के लिए वहाँ पे हमारे पास डीसी बैटरी सोर्स लगे हुए होते हैं। आप लोगों ने शायद प्रैक्टिकल में देखा होगा और देखा भी होगा कि किस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध आर का मान वहाँ पे हम फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं इसमें, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा कि इसका काम क्या होता है, तो काम क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ठीक है? अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो अब कैसे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, तो आप लोग देखा होगा कि इसमें जो होता है पी क्यू आर और एस एस में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है? आपका जो बॉक्स होगा उसमें आपके 4 प्रतिरोध जुड़े होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो P और Q जो होता है एक रेशो कली होता है, एक रेशो में रहता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल के टाइम में। और S का मान जो होता है, S का मान आपको क्या होता है, एक मान दिया हुआ रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा एक बॉक्स होता है। ठीक है? ये बॉक्स में यहाँ पे ऐसे चार्ट इंपोर्ट वगैरह जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है? पी और क्यू का एक रेशो दिया हुआ रहता है, पी और क्यू का रेशो दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा 1/10 दे देगा, 10/100 देगा, या फिर उसका रेशो होता है 0.01, 0.1, 0.21, जो भी मान दिया रहेगा, आपका मान पी और क्यू का मान दिया रहेगा। उसी प्रकार से ये जो एस होता है, एस का मान जो होता है, जैसे मान लो 10 ओम, ये 100 ओम, 1000 ओम, और ये हो जाएगा मान लो सबको 10,000 ओम। ठीक है? 10, 100, 1000 और 10,000, इस प्रकार से आपका S की वैल्यू फाइंड रहेगी। तो S की वैल्यू में यहाँ पे आपके पास में क्या लगे रहेंगे, प्रिंटर लगेंगे, पॉइंटर लगे हुए रहेंगे। ठीक है? ऐसी एक पुश बटन होती है इसमें गैल्वेनोमीटर में, इस प्रकार से पुश बटन होगी। ये पुश बटन को आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा पुशअप करते हैं हम, तो पुशअप करने के बाद में हमको क्या होता है, S की वैल्यू फाइंड करते रहते हैं। तो अब क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस हम लेंगे, एक बाहर से एक रेजिस्टेंस लेंगे, उस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, वहां पे जो पॉइंट रहते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो अब पॉइंट को हम वहां पे जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में क्या होता है कि अब यहाँ से जो होता है, ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, रीडिंग दिखाता है। ठीक है? गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, इसके अंतर्गत अपनी रीडिंग दिखाएगा। तो ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाएगा, तो इस प्रकार से ये रीडिंग दिखाता है, ये इसका जीरो वाला पॉइंट होता है, इधर भी वैल्यू होती है ना, और यहाँ पे भी वैल्यू होती है, दोनों साइड में वैल्यू होती है। यहाँ पे पुशअप बटन होती है, ये बटन को जैसे हम पुश करते हैं, पुशअप करेंगे, यदि रेजिस्टेंस की कंडीशन ऐसी होगी कि स्थायित्व के रूप में होगी, यदि वहाँ पे सैचुरेटेड हो जाएगा उस कंडीशन में, ये जो आपका पॉइंटर होता है, उस गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो होता है यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। अदरवाइज वो यदि इसको पुश करेंगे तो कभी इधर विचलित करेगा, कभी इधर विचलित करेगा। लेकिन जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाएगी, उसे बोलते हैं सेतु संतुलन की कंडीशन। तो जब सेतु संतुलन की कंडीशन की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में जो अगर आप इस पुश बटन को कितना भी दबाओगे, तो उस कंडीशन में आपके ये जो होता है, जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर आपके पास कहीं भी मूव नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है। जब पॉइंटर आपका कहीं भी मूव नहीं करेगा तो इससे समझ में आ जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर में जो बहने वाली करंट का मान हो गया वो क्या हो गया है, 0। ठीक है। जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, पूछता है एग्जाम में, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान 0 कब होता है, तो कब होगा, जब सेतु क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है। सेतु संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको हमेशा याद रखना। ये जो Ig है, Ig यहाँ से क्या होगी, Ig करंट बहेगी, मतलब गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट को क्या बोला जाता है, गैल्वेनोमीटर करंट कहा जाता है। तो आपके पास में यदि सपोज मान लो एग्जाम है, एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास में P, Q और S का मान यदि दिया हो तो हम इस फार्मूले के माध्यम से, इस फार्मूले के द्वारा हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। दिख ही रहा है हमारे पास P और Q का, P और S का मान जो भी होगा वो रख देंगे, Q का मान रख देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे किसकी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो R की वैल्यू होगी, जैसे हमने देखा कि R की वैल्यू हमको 10 ओम है, मान लो सपोज मान लो 10 ओम है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हम उस सर्किट में लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर में लगा देंगे, और उस कंडीशन में कह सकते हैं सेतु कैसा है, संतुलन। तो वही चीजें हैं। इस R का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ये फार्मूले का यूज करते हैं, P और S और Q का मान रखते जाते हैं। यहाँ से मान लो S का मान सपोज क्या होता है, पॉइंटर होता है, जैसे हमने पुश किया, पुश करने के बाद में जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा गति से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये जो होता है इस प्रकार से, इसमें भी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ऐसे होते हैं। यदि यहाँ से बात करें 1 2 3 4, तो ये जो भी होता है इसका जो एक भाग हो गया 10,000 है, तो एक भाग कितने को, 1,000 को शो करेगा। मतलब हम एक बार यदि उसके पॉइंटर को ऐसे घुमाते हैं, ट्रिपॉड को ऐसे घुमाते, एक वन टाइम यदि घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, 1 किलो ओम या 1,000 ओम को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो इसमें सभी में 10 भाग होंगे, 10 भाग होंगे तो 1,000 का है, तो इसमें 100 चलेगा, ये 100 का है तो इसमें 10 होगा, 10 का है तो इसमें 1 ओम होगा। तो इस प्रकार से आप सभी के मान को निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल में आप लोगों ने देखा होगा, किया होगा, ITI में, पॉली में यदि आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो बराबर ये सब चीज अच्छे से करवाए होंगे आपके टीचरों ने। ठीक है। तो वही चीजें हैं कि यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान हम इस फार्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। फिर पूछा जाता है कि सेतु संतुलन की स्थिति क्या होती है, तो सेतु संतुलन की स्थिति क्या होगी, P/Q बराबर किसके होगी, R/S। समझ में आ रहा है। सेतु संतुलन की अवस्था क्या हो जाएगी कि P/Q बराबर R/S। जब ये कंडीशन होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में। समझ में आ रहा है ना। तो सेतु संतुलन की अवस्था क्या हो जाएगी, जो P/Q बराबर R/S, और इस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली जो करंट होगी इसका मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ये आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है, ठीक, तो यदि इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, है ना, और इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस परिपथ में सप्लाई वोल्टेज दोगुनी कर देने पर Ix का मान क्या होगा। ठीक है, तो सर्किट दिख रहा है। तो अब देखिए ये सर्किट को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि इस सर्किट में सभी रेजिस्टेंस की जगह में जो रेजिस्टेंस का मान कैसा दिया है, R ओम का दिया हुआ है। सभी रेजिस्टेंस का मान कैसा दिया है, R ओम का दिया गया है। तो भाई जब सभी रेजिस्टेंस का मान क्या दिया है, R ओम का, सभी रेजिस्टेंस कैसे हैं, सभी रेजिस्टेंस R/R इज इक्वल टू R/R। तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या हो रहा है, 1:1। तो मतलब इनका जो रेशियो हो गया कैसा हो गया, समान हो गया। तो सेतु जो है आपका किस कंडीशन में दिखा रहा है, बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन की अगर बात की जाए, एग्जाम में ये चीजों को वॉच करना रहता है, बैलेंस कंडीशन की यदि बात की जाए तो बैलेंस कंडीशन में इस परिपथ में सप्लाई वोल्टेज दुगुनी यदि कर दी जाए तो x का मान क्या होगा, Ix का मान क्या होगा।
तो भैया इस कंडीशन में आप वोल्टेज का मान 2 गुना करो, 4 गुना करो, कुछ भी करो, उस कंडीशन में यदि आपके पास में सेतु संतुलन की अवस्था में है तो इसमें से बहने वाले करंट का मान क्या होगा, 0 होगा। ये चीज याद रखना। जब सेतु बैलेंस कंडीशन में होता है तो बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर क्या है, यहाँ पे जो R1 लगा है, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा होगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो वही चीजें है। तो इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब कल हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई जब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान 0 हो जाता है उस कंडीशन में सेतु को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज्यादा से ज्यादातर मेरी कोशिश ये होगी आपके लिए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि आपको कंपटीशन एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो आपको क्लास डेली अटेंड करना पड़ेगा। इसमें सारे के सारे आपको हर यूनिट में थ्योरी से कम ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, वो भी यहाँ पे समझा के। समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल को करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है। अभी आप देखोगे अभी जो क्वेश्चन पेपर आते हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल को जैसे ही आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो आप कंपटीशन की दौड़ में तेज हो जाओगे। समझ में आ रहा है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ना ही है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल पोर्शन यदि आपका स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। आगे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी अच्छे से करोगे तो आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।